Hello everyone, welcome to Think and Invest. We made people think before investing. Now today's topic is Moltech Technologies Limited. We will talk on previous performance on this. Also in this case study we will know how to trade in good patches in a non-performing company. अब इसका मतलब क्या है, इसे हम कुछ फाइनेंशियल्स देख के समझेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50. काफ़ी लोगों का डाउट्स आ रहे थे कि निफ्टी 50 किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसमें क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, हम इसकी बात करते हैं. सबसे पहले तो इसके बारे में शायद आपको बताया गया होगा कि ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना रही है निफ्टी 50. ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न एलिट वेव्स का पार्ट होता है. इसमें हम यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा सकते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब ये बन जाता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो जितने टाइम में ये बना है उसके आधे टाइम में इसका स्टार्टिंग पॉइंट काटना होता है. ये टाइम का बहुत पंचुअल होता है. तो मान लीजिए ये 4 महीने में बना है, तो ये 1.5 से 2 महीने में इसको काट देना चाहिए था, जो कि 2 महीने में इसने काटा है. दूसरी चीज़, हमारा एक मंथली लेवल है 23,500 का. 23,500 पे अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं. और अगर इसने 2 दिन कंटिन्यूस क्लोजिंग दे दी है 23,500 के आसपास, तो हमको इसको डाउन साइड का मूव मानना पड़ेगा. हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. अभी ये 23,100 पे है. अगर ये 23,000 पे भी आके बंद होता है तो वहाँ पे भी हम एस्ट्रोलॉजिकली मान सकते हैं कि वो नंबर 8 है. तो ज़्यादातर निफ्टी में देखा गया है कि वो नंबर 8 को रेस्पेक्ट करता ही है. तो अब आज के टॉपिक पे आते हैं मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़ पे. मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़, हम इसकी केस स्टडी करेंगे अक्टूबर 2022 से जून 2023 के बीच की, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा जंप आया था. ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी बिगड़े हुए हैं. लेकिन हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी अपनी पोजीशंस कैसे बनाएं, ये केस स्टडी उसी के बारे में है. बुरे परफॉर्म करते हुए स्टॉक्स के बीच में अच्छे पैचेस को कैसे ढूंढें और उनमें कैसे ट्रेड करें ताकि हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट हो सके. तो मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़ अभी ये एक मिड कैप स्टॉक है. ये 370 करोड़ की कंपनी है. इसके कुछ अगर फाइनेंशियल्स देखते हैं हम, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जब हमारा टाइम चल रहा था, जब हम इसकी बात कर रहे हैं इस जगह की, ये है अक्टूबर 2022 के आसपास का, जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था इसका, हम इस तब की बात कर रहे हैं. तब इसके फाइनेंशियल्स में सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही थी, लेकिन जून में आके वो अचानक से डिक्लाइन हो जाती है. हालांकि सितंबर तक वो वापस से बढ़ी, लेकिन जून में आके इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे हमारे को एक ट्रिगर मिलता है कि हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. वही सेम एक्सपेंसेस जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट रहे थे, यानी कि जो सेल्स हो रही है उसके अगेंस्ट में कंपनी कितना खर्चा कर रही है, ये कंसिस्टेंट थे, जबकि सेल्स बढ़ रही थी, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे थे, अचानक से बिल्कुल कम हो जाते हैं. इस वजह से हमको इस स्टॉक से उसी वक्त निकलना पड़ा था. वही फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम तरीके से बढ़ रहा था, अचानक से बहुत कम हो गया. ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ये उस वक्त का मुझे मिला नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उस वक्त का नहीं मिला है, बट हमने देखा है कि FIIs और DIIs ने काफ़ी हद तक बेच दिया है इसको. ये हालांकि अभी पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इसकी, तो इसमें काम करने की हम लोग सलाह नहीं देते हैं, या फिर हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप इसमें काम करें जिसमें 50% तक की पब्लिक होल्डिंग हो जाती है. बहुत मुश्किल होता है इसको मैनिपुलेट करना. तो अब इसके चार्ट पे आता है जिसके लिए हम आए हैं. ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. अक्टूबर से लेके देखेंगे हम, बट उसके पहले से हमारी रिसर्च स्टार्ट रहती है. ऑब्वियसली जब चार्ट बन रहा होता है तभी से हमको चीज़ें पता होनी चाहिए. तो डेली टाइम फ्रेम है. ये एक रेंज बाउंड था, जस्ट लाइक हिंदुस्तान जिंक. ये काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड था. आपको इस तरीके के चार्ट ढूंढने पड़ेंगे. जो भी पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से रेंज बाउंड हुए हुए स्टॉक्स हैं, कई स्टॉक्स 10-10 साल तक रेंज बाउंड हो जाते हैं. जैसे एक ग्रीव्स कॉटन है, वो पिछले 10 साल से रेंज बाउंड ही है. वो जब उसका ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा जाएगा वो, लेकिन अब उसका ब्रेकआउट होने का तो वक्त आएगा, तब आएगा. बट इसका ब्रेकआउट मिल गया था हमें. ये 1 साल के आसपास तक रेंज बाउंड हुआ था. क्या क्या हुआ था,
सेम हिंदुस्तान जिंक के जैसे कि मैंने बताया RSI में हम सपोर्ट ढूंढते हैं। चलते हुए चार्ट में सपोर्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, हमको RSI की हेल्प लेनी पड़ती है। जहाँ जहाँ वो लोज बनाता जा रहा है वहाँ वहाँ आप हमेशा नोटिस करोगे कि RSI पे सपोर्ट बनते जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है हमारे पास। जब इसने रेंज बाउंड अपना तोड़ा यहाँ के आसपास, ये मोटा मोटा चीज़ देखने की होती है कि ये रेंज बाउंड है, वरना रेंज तो यहाँ तक भी थी इसकी, लेकिन मेजरली इसकी रेंज इसी के अंदर थी। जब इसने यहाँ पे तोड़ा, थोड़ा ऊपर जाके ये वापस से आया। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका प्राइस एक्सपेंड हो रखा था ऑलरेडी, हमको प्राइस कॉन्ट्रैक्शन चाहिए था। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ये सिर्फ टाइम वाइज हुआ था, लेकिन ये टाइम पूरा नहीं था, इस वजह से इसका प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाया, इसका चार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। ये सब देख रहे हो, ये बहुत दूर थे जो इंडिकेटर्स हैं इसके। ये आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, ये 4 EMA यूज़ की गई है हमारी तरफ से, 200, 100, 50 और 20। अब ये डेली टाइम फ्रेम में है तो डेली EMA हो जाती है, और वीकली टाइम फ्रेम होता है तो वो वीक के हिसाब से चेंज हो जाती है। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इसका यहाँ पे हुआ, जहाँ ये बहुत दूर दूर थी, इसने अपने प्राइस वाइज करेक्शन भी पूरी करी, टाइम वाइज करेक्शन भी पूरी करी। यहाँ पे एक इसने कॉन्ट्रैक्ट का होके बहुत छोटा सा एक गेट टाइप का बनाया, और यहाँ से इसकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब हमारे पास कोई वॉल्यूम्स भी नहीं थे। आपको अगर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इस जगह पे बहुत सी चीज़ें बनती है, मतलब फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर बहुत अच्छे पोजीशंस बनती है। इस वजह से ये बहुत आगे जाता है, ठीक है। पोजीशंस बिल्ड होंगी अच्छे लोगों की तभी स्टॉक मूव करता है, वरना नहीं करता, वो रेंज बाउंड ही हो जाता है या फिर एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शन में ही हो जाता है। अब हमारी माइनर एंट्री इसके आसपास हुई थी, बट हमारे पास वॉल्यूम नहीं थे तो हमने बहुत कम एंट्री ली थी इस जगह पे। दोबारा इसने जैसे ये डेली का कॉन्ट्रैक्शन करा, वैसे ये छोटे टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन करा। ये 1 आवर का कॉन्ट्रैक्शन था, 1 आवर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर हमने और अच्छी पोजीशंस बनाई। यहाँ पे हमको वॉल्यूम्स मिलना स्टार्ट हो गई थी। वॉल्यूम्स मिली तो हम और कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री बना पाए, जो कि हमारे को RSI ने सपोर्ट भी दे दिया था यहाँ पे, इस जगह पे। ये सपोर्ट यहाँ पे दिखा, दूसरे सपोर्ट्स और कंफर्म कर गए। एक ये नीचे जो बिल्कुल लोएस्ट सपोर्ट बना था वो भी बना था। ये चीज़ सपोर्ट थी, ये पता नहीं चल पाया था स्टार्टिंग में, लेकिन जब आगे के सपोर्ट बनते गए तब हमारे को कंफर्मेशन मिलती गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट्स ढूंढते हैं, उनको स्टडी करते हैं, इनमें बहुत टाइम जाता है। मतलब आप देख लीजिए, अगर आपने यहाँ के आसपास इसको रेंज बाउंड पकड़ा होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका रेंज बाउंड ही रह गया। उसके बाद इसने प्राइस कॉन्ट्रैक्शन कर दी, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है इस जगह से। उसमें भी कंफर्मेशन नहीं आई, हमारे को कंफर्मेशन आई इस पॉइंट पे, लगभग 2023 आ गया था। और आप कहाँ से देख रहे हो इसको, 2022 से 1 साल लग गया इस चार्ट को ढूंढने में और इसमें एंट्री बनाने में। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे तो और ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। मंथली पे और ज़्यादा टाइम लगता है, बट उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स भी काफ़ी ठीक ठाक मिलते हैं हमारे को। डेली टाइम फ्रेम में आप 50% का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम में आप 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मंथली टाइम फ्रेम में आप उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, उसके अंदर से थोड़े पैचेस भी आते हैं, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये था आज का एनालिसिस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।